हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक होंगे। कल हमने चर्चा किया था कि जाना था कि हमने जो है निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, निर्भरता के आधार पर जाना, जैसे कि कृषक अर्थव्यवस्था जाना। और उसके साथ ही हमने ये भी जाना जैसे कि निर्भरता के आधार पर हमने क्या जाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। और उसके बाद आश्रित अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जीडीपी। आपको बता दें कि अभी आप सुना भी होगा, अभी इस वर्ष हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन गए हैं। तो जीडीपी की दृष्टि में ही बने हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीडीपी होता है क्या। यानी कि जीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीडीपी जिसे बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप जानते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम सबसे पहले सीखेंगे क्या है। उसके अलावा कितने प्रकार का इतिहास देखेंगे। उसके बाद कितने प्रकार का प्रकार और कुछ बेसिक शब्द। तो हम सबसे पहले में जानेंगे जीडीपी क्या है। आपको बता दें, जीडीपी अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बोले, जीडीपी क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था की जो घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है या जीडीपी है। जिसे यानी क्या बोला, किसी अर्थव्यवस्था में, यानी किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, क्या बोले, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे जीडीपी क्या है। सबसे पहले देखते हैं किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। हमने क्या जाना, किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा से आशय यहाँ कैसा है, भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, और इसके साथ साथ क्या, सामुद्रिक सीमा, और उसके बाद सीमा अंतर्गत के क्षेत्र, जितने जल क्षेत्र आते हैं उसकी सीमा, वायुमंडल के क्षेत्र, ये सब सीमाएं जो है हमारी क्या है, घरेलू सीमा के अंतर्गत। वो वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या है, मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल क्या है, मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में, यहाँ लिख दी, छूट गई, किसी वित्तीय वर्ष में, यहाँ जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि जैसे कि सरकार का, जैसे हमारा नया साल आता है, सरकार के भी एक नया साल आता है जिसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं सरकार का। क्या हुआ, किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।
जैसे मान लीजिए हमने 2022-23 में हमने मान लीजिए 21-22 में हमने कुल संतरा उत्पादन किया 100 संतरा, कुल जीडीपी कितने हो गए 100 हो गया। और 100 संतरा का मूल्य अगर 10 रुपए है, 100 दाम में 1000, यानी 1000 जीडीपी, हमारा जीडीपी कितना 1000 हो गया। समझ गए नहीं? कुल वस्तुओं क्या हुआ, कुल वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी मौद्रिक वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने किसी का सेवा, मान लीजिए हमने इतना लेन देन किया, कितना किया, कुल यानी कुल इसमें जो होते हैं इसके अंतर्गत आपके जीडीपी के अंतर्गत सबकी गणना होती है। रेहड़ी पटरी वाले की आय की भी गणना होती है, और कैशियर, क्लर्क और इनफॉर्मल सेक्टर के जो हैं जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजर जो मैला होते हैं सर पे, उनके भी आय की गणना होती है। सब उनके सब जीडीपी के अंतर्गत आ जाता है। यानी क्या बोले, किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी वस्तु मान लीजिए हमने क्या बोला, संतरा बोला था, संतरा अगर संतरा जैसे हमने एक वित्तीय वर्ष में हमने 20 संतरा का उत्पादन किया और एक संतरा का मूल्य 10 रुपए है, तो 20 दाम 200, यानी हमारी जीडीपी हो गई 200 रुपए की। समझ गए नहीं? अर्थात एक उदाहरण से समझे, मान लीजिए हमने संतरा का उत्पादन किया, संतरा की कीमत कितनी, 20 संतरा का उत्पादन किया और 20 संतरा, और उसके बाद एक संतरा की कीमत है 10 रुपए, तो कितना हो गया 200 रुपए। हमारा जीडीपी कितना हो गया 200 रुपए, साधारण भाषा में किसी अर्थव्यवस्था। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं इतिहास के विषय में। अगर हम इसके इतिहास के विषय में चर्चा करें तो जीडीपी का जो इतिहास है, ये इसका इतिहास उतना पुराना नहीं है। इसका तो अभी जीडीपी गणना शुरू हुई, जो आधुनिक सिस्टम है, आधुनिक प्रणाली आई, ये आया 1929 में, जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो उसी के समय इतिहास इसका उसी शुरुआत है। उसी समय वहाँ जो असेंबली, वहाँ की जो कांग्रेस है, सांसद है जिसे कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका की, वहाँ एक बिल पेश किया गया था नेशनल इनकम के नाम से 1929 में। उसी में इसकी गणना की, इसका शब्द का उल्लेख आया था जीडीपी का। इसको जीडीपी का जो शब्द आधुनिक इसको बोला, ये शब्द आया था 18वीं शताब्दी में। ये 18वीं शताब्दी में शब्द आ गया था, 18वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन इसकी आधुनिक परिभाषा किसने दिया? आधुनिक परिभाषा दी है किसने? साइमन कुंजेट्स, एक से अमेरिका के थे, उन्होंने ये दिया, वो आर्थिक मामलों के जानकार थे, साइमन कुंजेट्स ने दिया 18वीं शताब्दी में, 18 लेकिन ये कब ये दिए थे? इसका आधुनिक परिभाषा कब दी है इसको? 1934 में प्रचलन में आया। लेकिन मूलतः जो जीडीपी होता था, उपयोग होता था 18वीं शताब्दी से, इकोनॉमी में उपयोग होने लगा था ब्रिटेन के, लेकिन उसका आधुनिक परिभाषा गढ़ने का श्रेय साइमन कुंजेट्स को जाता है, जिन्होंने इसको 1934 में जन भाषा या आम भाषा में प्रचलित कर दिया। फिर क्या होता है, फिर जब ये उपयोग होने लगता है, फिर ये होता है 1944 में, आप देखेंगे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है 1944 में, सम्मेलन 1944 में, इसमें इसको अपना लिया जाता है। वहाँ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसको सब एक मत होकर इसको अपना लेते हैं जीडीपी, यानी कि अब हमारे जीडीपी को सब अपने देश लागू करेंगे। 1950 से हम भी अपने देश में लागू करने लगे। 1950 में, यानी इंडिया कब से लागू किए जीडीपी अपनी इकोनॉमी को गणना के लिए? 1950 से हम भी इसको शामिल कर लिए। इसका इतिहास यही इतना ही है। हमने क्या 1950 से इंडिया इसको लागू करने लगा। और साथ ही साथ इसके बाद ये भी देखिए साइमन कुंजेट्स नाम है इनका, जो 1934 में इसको शब्द को गढ़े नहीं थे, इस शब्द को आम भाषा में प्रचलित किए थे। और साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में इसको सभी देशों ने अपना लिया, इंडिया में 1950 में अपनाया गया। अब इसके बाद इसके हम प्रकार के विषय में चर्चा करते हैं। आपको बता दें जीडीपी की जो गणना होती है, जो गणना 3 क्षेत्रों को लिया जाता है, वो क्षेत्र होता है
कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, वहीं से ही गणना इसकी की जाती है। इसका विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। पहले इसके इतिहास हम देख लिए, अब इसके प्रकार के विषय में जान लेते हैं। यानी कि प्रकार कौन कौन से हैं, यानी प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है क्या आपका नॉमिनल जीडीपी, और आपका दूसरा क्या है, दूसरा है रियल जीडीपी। आपको बता दें नॉमिनल जीडीपी जो होता है चालू वित्त वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है। चालू वित्त वर्ष में, मान लीजिए चालू वित्त वर्ष अभी मान लीजिए आ गए आप 2023-24 यानी कि 2023-24 के अनुसार जीडीपी क्या होगी, इसका चालू वित्त वर्ष के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। तो जैसे कि 2000 चालू वित्त वर्ष में कितना उत्पादन किए वस्तुओं में सेवाओं का, उसका मौद्रिक मूल्य हो गया जीडीपी। और रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में होता है कि जो हमें एक बेस ईयर पे निर्धारित किया जाता है, यानी किसी जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर पर वस्तुओं में सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग है जीडीपी। यानी कि बेस ईयर मतलब होता है, बेस ईयर होता है आधार वर्ष। आधार वर्ष एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है। जैसे कि हमारा जीडीपी की गणना के लिए जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क 2011-12 है, बेस ईयर है, उसी के आधार पर जीडीपी को, रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रियल जीडीपी के लिए 2011-12 सन ऐसे कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए 2000 सन इसलिए निर्धारित किया जाता है, एक वर्ष 2011-12 इसलिए निर्धारित किया गया। आप देखेंगे कि जैसे कि होता है, सरकार क्या देखती है कि इस वर्ष सूखा कितना आया, बारिश कितनी हुई, फसल कितनी अच्छी हुई, और सारे चक्रवात नहीं आया पूरी, यानी कि सारे सरकार जो है पूरा देखती है अपनी भौगोलिक सीमा में, कोई हस्तक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसमें आर्थिक वृद्धि ज्यादा रही होगी। तो इस अनुसार वो सरकार इसका कैलकुलेटर जो बेस ईयर है आधार वर्ष 2011-12 बनाई है। तो क्या है नॉमिनल जीडीपी, क्या है चालू वित्त वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। एक इसलिए साधारण सी परिभाषा है इसमें। नॉमिनल जीडीपी का चालू वित्त वर्ष में, कोई वित्त वर्ष में, चालू वित्त वर्ष किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना वस्तुओं में सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जैसे भारत की समय नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 818 बिलियन डॉलर। कितनी है नॉमिनल जीडीपी भारत की, 818 बिलियन डॉलर है। और अब रियल जीडीपी की बात चर्चा करते हैं। रियल जीडीपी देखिए, रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी में होता है कि किसी आधार वर्ष पर जब वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य यानी किसी आधार वर्ष में जब वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को हम रियल जीडीपी कहते हैं। एक साधारण सी भाषा में ये है रियल जीडीपी। अब जैसे कि आधार वर्ष क्या है भारत का, 2011-12 है इंडिया का ये आधार वर्ष है। समझिए नहीं आप, क्या हमने बोला, किसी आधार वर्ष में जब वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को हम रियल जीडीपी कहते हैं। यानी आधार वर्ष क्या है इंडिया भारत का 2011-12, इसके अनुसार हम अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इस अनुसार हमारी रियल जीडीपी कितनी है,
रियल जीडीपी हमारी कितनी है? 3.8 ट्रिलियन डॉलर। कितनी है हमारी? 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो हमने ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। यानी हमारी रियल जीडीपी कितनी है? बेस ईयर पे होता है कैलकुलेट, 2011-12 के बेस पे किया जाता है, आधार पे किया जाता है। क्योंकि बेस ईयर को इसलिए देखिए क्या होता है, बेस ईयर को अभी आपको पता है, बेस ईयर का निर्धारण ऐसे किया देखती है सरकार। इस वर्ष जो है सूखा उखा नहीं आया है, बारिश नहीं हुई, जैसे बारिश अच्छी हुई है, चक्रवात नहीं आया है, तो ये सब इस बेस ईयर निर्धारित करने के कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं। और लेकिन ये 10 ऐसा नहीं है बेस ईयर हमेशा 2011-12 ही रहेगा, ये 10-12 साल में परिवर्तित होता रहता समय समय, जैसे हमारी जलवायु दशाएं परिवर्तन होती रहती है दीर्घकाल में, वैसे हमारी ये भी परिवर्तन होती रहती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब आपको बता दें कौन कौन से देश हैं अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण से, आप यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहला जो है रियल जीडीपी में, वैश्विक स्तर पर रियल जीडीपी में नंबर 1 अर्थव्यवस्था आपका क्या है? आपका है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका है कितना है? 26 ट्रिलियन डॉलर। 26 ट्रिलियन डॉलर है इकोनॉमी। कितना है? 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। और उसके बाद आपका आता है यूएसए हो गया। उसके बाद आपका आता है चीन, चाइना का कितना है? 21.5 ट्रिलियन डॉलर। इसकी इकोनॉमी कितनी है? दूसरी है विश्व की, पहली है दूसरी है 21.5 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद आपका दूसरा हो गया, तीसरा आ जाता है आपका कौन सा? उसके बाद आता है जापान। जापान की इकोनॉमी क्या है? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आ जाता है क्या सा? जापान के बाद आपका जर्मनी की इकोनॉमी कितनी है? 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी की इकोनॉमी कितनी है? 4.5 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद हमारे इंडिया नंबर 5वें नंबर, कितनी गौरवान्वित की बात है। अब सोचिए, जिस देश ने हमें अपना उपनिवेश बनाया था, उसी देश को आज शोषित देश, जो देश को हमें शोषण करने वाले देश को हम पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। इंडिया कितनी है? इंडिया की है कितनी? 3.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। हम 5वीं बन गए। छठी कौन है? छठे पे आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन का कितना है? 3.6 ट्रिलियन डॉलर। और आपका 7वां आ जाता है फ्रांस। फ्रांस की इकोनॉमी कितनी है? 3.0 ट्रिलियन डॉलर। यानी 7वें नंबर पर फ्रांस है। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए है 26 ट्रिलियन डॉलर के साथ। दूसरे कौन है? चीन है 21.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तीसरे नंबर जापान है 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ, एक इकोनॉमी है तीसरे नंबर विश्व की। चौथे नंबर विश्व की सबसे बड़ी कौन? चौथे में जर्मनी है, जिसकी है 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। 5वें नंबर पर इंडिया है, जिसकी इकोनॉमी कितनी है? 3.8 ट्रिलियन डॉलर की। और 6वें नंबर पे ब्रिटेन की, जिसकी इकोनॉमी 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। 7वें नंबर पर फ्रांस है, जिसकी इकोनॉमी 3.0 ट्रिलियन डॉलर है। अब आप समझ गए होंगे चीजें। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं, प्रकार हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक शब्द है, कुछ इससे टर्म बार बार उपयोग होंगे। आज हम इसी के ऊपर कुछ बेसिक शब्द आपके कौन कौन से होंगे? कुछ बेसिक शब्द जो जीडीपी गणना के लिए उपयोग होता है, बार बार इसका आएगा। कुछ बेसिक शब्द कौन कौन से? कुछ आपके बेसिक शब्द होंगे। नंबर 1 आपका होगा घरेलू सीमा। दूसरा हो गया वित्त वर्ष। तीसरा आपका हो गया क्या? सामान्य निवासी। और उसके बाद चौथा आपका गैर निवासी। तो क्या होता है, कुछ बेसिक शब्द है जो जीडीपी कैलकुलेट करते समय हमें इसको जानना अनिवार्य। घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है हमारा, जैसे क्षेत्र है आपका, घरेलू सीमा के अंतर्गत आपका हो गया क्या? भौगोलिक सीमा। भौगोलिक
राजनीतिक, उसके बाद आपका समुद्री सीमा, सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र, और हमारे क्या हो गए, दूतावास और सैनिक अड्डा, सैनिक का बेस, सैनिक अड्डा, ये सब क्या होते हैं, हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। जो गणना करते समय इसके अंदर घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब वित्त वर्ष, वित्त वर्ष ये होता है, सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि जैसे हमने वित्त वर्ष बोला 2022-23, तो 2022-23 वित्त वर्ष मतलब कि 1 अप्रैल से 2022 शुरू होगा, 2023 के अंतर 31 मार्च तक रहेगा वित्त वर्ष। यानी समझ गए, 2022-23 मतलब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा 31 मार्च तक, यानी वित्त वर्ष को बोलते हैं। जैसे हमारा नए कैलेंडर जब हम नई तारीख आती है, जैसे कि हम मनाते हैं नया साल, 1 जनवरी से, इसे सरकार का भी होता है नया साल। सरकार का नया साल प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो। जैसे कि अभी इस वर्ष 2022 में 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू हुआ है सरकार का, और नया साल जो इसका सरकार का एंड होगा 31 मार्च को। अब इसके बाद हमें देखना है सामान्य निवासी के विषय में। सामान्य निवासी, पहले सामान्य निवासी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। सामान्य निवासी होते कौन है? सामान्य निवासी होते कौन है? देखिए, सामान्य निवासी वो व्यक्ति होते हैं जो संबंधित देश में रहते हैं और साथ ही साथ उनका आर्थिक हित भी उसी देश में केंद्रित रहता है, और सामान्य निवासी माने जाते हैं। सामान्यतः सामान्य निवासी मतलब ये होता है, जैसे कि देखिए, हम यहाँ सामान्य निवासी का मतलब नहीं कि वो किसी देश का, जैसे कि सामान्य निवासी मतलब नहीं भारत में रहने वाला व्यक्ति वो नागरिक ही सामान्य निवासी बोला जाए, नहीं। सामान्य निवासी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे अमेरिका का, लेकिन उसका, जैसे अमेरिका कोई व्यक्ति अगर भारत रहता है लेकिन आता है 1 वर्ष से ज्यादा रहता है, उसका आर्थिक हित ही भारत है, केंद्र में है, तब क्या हो जाए, सामान्य निवासी भारत का माना जाएगा, तो उसमें कल कुछ सामान्य निवासी माना जाता है। जैसे कि हमारे आप बताते हैं, जैसे दूतावास है, तो जैसे कि दूतावास क्या होता है? दूतावास में ये होता है, जैसे कि है, जैसे भारत का जो वहां का, यहाँ जैसे भारत का दूतावास कहाँ है? अमेरिका में, तो अमेरिका में है, तो अमेरिका में जो वहां दूतावास में काम है, तो दूतावास हमारा, लेकिन वहां के जो काम करने वाले हैं वहां के सामान्य निवासी मान। जैसे हमारा दूतावास जो है अमेरिका का दूतावास है, लेकिन अमेरिकी दूतावास में जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी लोग, तो सामान्य निवासी माने जाएंगे संबंधित देश में, क्योंकि आर्थिक हित उसमें नहीं निहित है। हमने क्या बोला? उसी देश में निवास पर आर्थिक हित उसी देश में निहित होना ही चाहिए, वो सामान्य निवासी माने जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि संबंधित देश में रहता हो और उसका आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित हो, तो वह क्या बोला जाता है? सामान्य निवासी माना जाता है। क्या बोले? संबंधित देश में रहता हो, जैसे कि, और उसका आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित हो। जैसे मतलब कि देखिए, नागरिक और सामान्य निवासी में अलग है। जैसे कि कोई भी नागरिक जो भारत का पासपोर्ट धारक है, पासपोर्ट को और रखता हो, धारक हो, उसका आइडेंटिटी भारत का, लेकिन वो रहता हो, मान लीजिए अमेरिका में, और अमेरिका में उसकी आर्थिक रुचियां निहित है, तो सामान्य निवासी माना जाएगा अमेरिका का। जैसे हमारे क्या होता है, जो कूटनीतिक होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, डिप्लोमेट सामान्य निवासी माने जाते। सामान्य वो अगर भले हो, जैसे हमारे जो होते हैं उच्चायुक्त होते हैं, जो दूतावास में होते हैं,
वो भले भारत जैसे कि दूतावास हुआ अमेरिका में, लेकिन जो वहाँ जो उच्चायुक्त हैं वो भारत के, समान निवासी वो भारत संबंधी, क्योंकि आर्थिक हित इनका भारत में निहित है। उच्चायुक्त हो गए आपके, डिप्लोमेटिक हो गए, राजनीतिक, भले संबंधित देश में कार्य कर रहे हैं लेकिन आर्थिक हित भारत में निहित है उनका, इसलिए समान निवासी भारत के माने जाएंगे। और उसके अलावा हम देखते हैं गैर निवासी। गैर निवासी, गैर निवासी कौन होते, नहीं पहले नंबर हम ये गैर निवासी से पहले जान लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, मुख्य बातें क्या है। मुख्य बातें, मुख्य शर्तें, मुख्य शर्तें क्या है, संबंधित देश में रहता हो, यानी व्यक्ति और संस्था दोनों को गिना जाता है। व्यक्ति और संस्था को समान निवासी माना जाता है। व्यक्ति और संस्था, जैसे संस्था आपका यूएनओ है, यूएनओ है, और उसके बाद आपका आईएमएफ है, और आपका यूएनडीपी है, और उसके बाद आईएलओ है। ये सब क्या है, ये जैसे यूएनओ है, यूएनओ समान निवासी नहीं माना जाएगा। समान निवासी किसी देश का, जैसे भारत में यूएनओ का हो, यूएनओ ऑफिस हो, अभी वो थोड़ा माना जाएगा। वो उसमें अगर काम करने वाले अगर भारत के हों तब वो समान निवासी माने। यूएनओ संस्था है, संस्था संबंधित देश का नहीं होता है, उसमें काम करने वाले को गिना जाता है। और साथ ही साथ ये 1 वर्ष से ज्यादा रह रहा उस संबंधित देश